अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। मैं एक चोर हूँ। आप मुझे जदीद दौर का चोर कह सकते हैं। मैं बज़ाहिर शरीफाना ज़िंदगी गुजारता हूँ, शरीफों के मोहल्ले में रहता हूँ और मेरा नाम भी मोहम्मद शरीफ है। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की और मेरी खुश लिबासी, रहन सहन और गुफ्तगू से मुझे आला तालीम याफ्ता समझा जाता है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ मुझे शरीफ भाई कहा जाता है। मुझसे बड़ी उम्र के लोग भी मुझे इसी नाम से पुकारते और याद करते हैं। वक्तन फ़वक्तन मैं उनके काम भी आता रहता हूँ। बिजली, गैस और टेलीफोन के आम मसाइल हों या थाने कचहरी के चक्कर, मैं हमेशा मोहल्ले वालों के काम आने के लिए तैयार रहता हूँ। इस सिलसिले में अक्सर मुझे अपनी जेब से रकम खर्च करनी पड़ती है, लेकिन ये रकम खर्च करके मैं बड़ी पहुँच वाला बंदा तस्वुर किया जाता हूँ, तो मेरे ख्याल में ये सौदा कुछ महंगा नहीं है। मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं एक पेशावर चोर हूँ, लेकिन मोहल्ले में मुझे स्टॉक मार्केट का ब्रोकर समझा जाता है। मैंने अपने लिए एक बात खुद ही मशहूर कर रखी है। जब मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ या मेरा बैंक बैलेंस कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है तो मैं शिकार की तलाश में निकल खड़ा होता हूँ। जिस घर में मुझे चोरी करनी होती है मैं उसका मुकम्मल जायज़ा लेता हूँ। मकीनों के बारे में और वहाँ से हासिल होने वाले माल के बारे में अंदाज़ा लगाकर मैं पूरा मंसूबा तरतीब देता हूँ। मैंने अकेले कभी चोरी नहीं की, हमेशा किसी हम पेशा को अपने साथ मिला लेता हूँ। वो कोई भी हो सकता है। उसका और मेरे साथ सिर्फ इस वक्त तक होता है जब तक हम हासिल होने वाले माल को तकसीम न कर लें, फिर हमारी राहें जुदा हो जाती हैं। मेरे हम पेशा मुझे उस्ताद शरफू कहते हैं। वो मेरी जहानत और ईमानदारी के भी कायल हैं। ये हकीकत भी है कि मैं बड़ी जहानत से प्लान बनाता हूँ और माल की तकसीम में एक पैसे की भी बेईमानी नहीं करता। अपने साथ किसी को मिलाने की एक वजह यह भी है कि अगर एक आदमी किसी मुश्किल में फंस जाए तो दूसरा उसकी मदद कर सके। मेरी मुलाकात मेरे हमपेशा यानी बरादरी के लोगों से मुख्तलिफ ठिकानों पर होती है। मैंने कभी उन्हें अपनी असल रिहाइश और मोहल्ले के बारे में नहीं बताया। उस दिन मुझे एक साथी की ज़रूरत थी, क्योंकि आने वाली रात को मुझे एक मुहिम सर करनी थी। पटेल पाड़ा के एक चाय खाने में मुझे राजू मिल गया। मैंने उससे बात की और उसने हामी भर ली। मैंने उसे रात 10 बजे वहीं मिलने का कहा और वापस आ गया। मैं मुकर्ररा वक्त पर चाय खाने पहुंचा तो राजू तैयार मिला। मैं उसे एक अपनी छोटी सी गाड़ी में बिठाकर रवाना हो गया। रास्ते में उसे समझाने की गर्ज से मैंने कहा, देखो राजू, हमारा काम ऐसा है कि इसमें एहतियात और हाजिर दिमागी लाजमी है। कभी ऐसी हरकत ना करो जिससे लोग तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। समझ रहे हो ना मेरी बात? उसने सादत मंदी से सर हिला दिया। वो पहली बार मेरे साथ काम पर जा रहा था, इसलिए मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उसे अपने पेशे की ऊंच नीच समझा रहा था। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, रवाना होने से पहले जो गाड़ी इस्तेमाल की जा रही हो उसे अच्छी तरह चेक करो और उस बात की तसल्ली कर लो कि तमाम लाइट्स ठीक काम कर रही हैं। टायरों की हवा, पेट्रोल वगैरह की तरफ से भी तसल्ली कर लो। ज़रा सी गलती से मंसूबे का बेड़ा गर्क हो सकता है। फ़र्ज़ करो कि जाते वक्त पेट्रोल ख़त्म हो जाए या टायर पंक्चर होने की वजह से तुम्हें रुकना पड़ जाए तो वक्त की कमी बेशी से मामला ख़राब हो सकता है। अगर वापसी पर ऐसा हो जाए तो चोरी के माल की मौजूदगी में पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कभी भी बहुत तेज़ रफ्तारी से गाड़ी मत चलाओ। खुद पर काबू रखो और सिग्नल तोड़ने की हिमाकत हरगिज़ मत करना। वो दांत निकालते हुए बोला, अगर इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं थी तो तुमने बताई क्यों? अरे बेवकूफ़, ये बात करने का एक अंदाज है, एक मुहावरा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बार बार एक बात समझानी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत नाजुक काम है। तुम पहली मर्तबा मेरे साथ काम पर चल रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ। फिर मैंने उसे बांस पर चढ़ाते हुए कहा, तुम एक ज़हीन नौजवान हो, बल्कि एक फ़नकार हो। ऐसा ना हो कि तुम कभी मायूसी का शिकार हो जाओ और तुम्हारे अंदर का फ़नकार मर जाए। उसने सर हिला दिया। तुम्हारी बात कुछ माकूल मालूम होती है। वैसे शरफू उस्ताद, आज माल कितना हाथ आने की उम्मीद है? यकीन के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता, मैंने जवाब दिया। आज मैंने जिस घर का इंतखाब किया है वो एक डॉक्टर का घर है और वो खासा दौलतमंद है। उम्मीद तो यही है कि बहुत मोटी रकम हाथ आएगी। एक बात का ध्यान रहे, हम घर में दाखिल होने के बाद सिर्फ 10 मिनट अंदर रहेंगे, 11वां मिनट नहीं होना चाहिए।
उसने हैरत से कहा, क्यों उस्ताद? मैंने कह दिया ना कि 11वें मिनट पर हमें बाहर होना चाहिए, मैंने संजीदगी से कहा। तुम्हारी ये बात अपनी समझ में नहीं आई उस्ताद, उसने दोनों हाथों की हथेलियां रगड़ते हुए कहा। आखिर तुम 10 मिनट की पाबंदी क्यों लगा रहे हो? हमें वहां 15-20 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा या घंटा भी। अरे अहमक, हम वहां पिकनिक मनाने नहीं जा रहे। ये काम ही ऐसा है कि जितनी जल्दी पूरा हो जाए उतना अच्छा है। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर की तिजोरी के साथ अलार्म जरूर होगा। और तुम्हें पता है कि आजकल अलार्म किस लिए लगाए जाते हैं? हाँ, अलार्म ऑन होते ही छत पर या दरवाजे पर जोर शोर से घूघू बजने लगता है। अरे घूघू के बच्चे, मैंने दिल ही दिल में उसे गाली दी और बुलंद आवाज में कहा, ये पुराने तरीके अब करामत नहीं रहे। पहले अलार्म की आवाज सुनकर चोर भाग निकलते थे, लेकिन अब चोर को पता भी नहीं चलता और अलार्म ऑन हो जाता है। पुलिस सर पर पहुंच जाती है। हो सकता है कि हम डॉक्टर की तिजोरी खोलें और करीबी किसी बंगले के किसी कमरे में अलार्म बजने लगे और वो फौरन 15 पर इतला कर दे कि उसके पड़ोसी के घर में चोर घुस आए हैं। हम अलार्म की आवाज़ सुन ही नहीं सकेंगे। मेरे दूसरे अंदाजे के मुताबिक अलार्म बजने के बाद इमरजेंसी मददगार 15 को वहां पहुंचने में जो कम से कम वक्त लगेगा वो 12 से 15 मिनट है। गोया अगर हमने 10 मिनट में काम मुकम्मल कर लिया तो पुलिस के पहुंचने तक हम जाए वकुआ से महफूज फासले तक पर पहुंच चुके होंगे। काश ये अलार्म का चक्कर ना हो। मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन ये ख्वाहिश से काम नहीं बनता राजू। मौजूदा मशीनी दौर में हमें हर कदम पर ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी एक नसीहत याद रखना, कभी ज़्यादा का लालच ना करना। काम के दौरान वक्त का ख़ास ख्याल रखना। कम से कम वक्त में काम अंजाम देकर फ़ौरन बाहर, वरना हो सकता है लंबे अरसे तक बाहर ना आ सको। जब तिजोरी खुलती है और माल पर नज़र पड़ती है तो हमारे कई भाई वक्त को फरामोश कर बैठते हैं, दौलत को देखकर मदहोश हो जाते हैं और हर चीज़ गठली में बांध लेना चाहते हैं। फिर आखिरकार खुद गठली बन जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ उस्ताद। इस पेशे में रहना है तो तुम जैसे उस्ताद की बात समझनी ज़रूरी है, इसीलिए तो मैं तुम्हें उस्ताद कहता हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखा। वो खिड़की से बाहर रोशनियों का नज़ारा कर रहा था। जहाँ तक मेरी बातों का ताल्लुक था, उन्हें वो सुन ज़रूर रहा था, लेकिन दूसरे कान से निकालता भी जा रहा था। मैंने गहरा सांस ले लिया। आजकल कोई किसी की नसीहत पर कान नहीं धरता। मैं उसे चंद काम की बातें सिखाना चाह रहा था और वो सुनकर बोर हो रहा था। उसका तर्ज अमल मेरी समझ में नहीं आया था। जब मैं पहली मर्तबा काम पर निकला था तो खासा नर्वस था और मेरे कान हर काम की बात सुनने के लिए खुले थे, लेकिन राजू का स्टाइल मुख्तलिफ था। उसके चेहरे पर घबराहट या फिक्रमंदी नहीं थी। वो निहायत खुद एतमादी के साथ बैठा था, जैसे किसी पार्टी में शरीक होने जा रहा हो। वो ज़हीन था लेकिन लापरवाह था। जानते हो राजू, मैंने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए कहा, हमने आज उस घर को क्यों चुना है? इसलिए कि वहाँ एक दौलतमंद डॉक्टर रहता है और उसकी तिजोरी से हमें एक मोटी रकम मिलने की उम्मीद है। उसके सिवा और क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये ठीक है कि वहाँ एक दौलतमंद डॉक्टर रहता है, मैंने कहा, और ये भी ठीक है कि वहाँ से हमें मोटी रकम मिलने की उम्मीद है, लेकिन असल वजह कोई और है। वो क्या उस्ताद? वो ये कि मकान सड़क से हटकर बना हुआ है और उसके सामने एक खाली मैदान है। दूसरी ख़ास वजह यह है कि डॉक्टर और उसकी बीवी आज एक पार्टी में शरीक होने गए हैं। एक वजह यह भी है कि डॉक्टर का मकान गली के कोने पर है और पुलिस को वहाँ पहुँचने के लिए पूरी गली तय करनी पड़ेगी और उन्हें वहाँ पहुँचने में निस्बतन ज़्यादा वक्त लगेगा। कुछ समझ में आया कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? उसने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा और भवें सुकेर कर बोला, शायद तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो उस्ताद कि तुम कितने होशियार हो और मैं कितना कुंद ज़हन हूँ, है ना? मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, लानत भेजो, तुम कुछ भी नहीं समझे। फिर मैंने जल्दी से अपने गुस्से पर काबू पा लिया, क्योंकि वो वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं था। मैंने कदरे नरम लहजे में उससे कहा, देखो राजू, मैं जो कुछ तुम्हें बता रहा हूँ उसका जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, बशर्ते कि तुम इस पेशे में रहना चाहते हो, वरना अपने लिए कोई और काम देख लो। ये बहुत ख़तरनाक काम है। ज़रा सी लापरवाही तुम्हें जेल की दाल रोटी खिला देगी। बहरहाल मतलब ये कि एहतियात और ज़िम्मेदारी से काम करो। कोई ऐसी हरकत नहीं करो जिससे लोग तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हों, और कम से कम वक्त में काम मुकम्मल कर लो। अब बताओ इसमें क्या ख़राबी है? ख़राबी कोई नहीं उस्ताद, उसने लापरवाही से कहा। बात सिर्फ इतनी है कि जो कुछ तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो ये मैं सब पहले से जानता हूँ। हमें ज़्यादा तवज्जो काम की तरफ लगानी चाहिए। यही अहम बात है ना? मैंने उसके लहजे में गहरा तंज महसूस किया। वो बोलता रहा,
آج کل میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، کچھ قرضہ بھی چکانا ہے۔ پچھلے دنوں میں سابو کے اڈے پر جوئے میں ایک خاصی بڑی رقم ہار بیٹھا اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے ڈیوڈ سے ادھار رقم لے کر وہ بھی جوئے میں گوا دی۔ اب ڈیوڈ میری جان کو آیا ہے، اس کی طرف سے رقم کا تقاضا بڑھتا جا رہا ہے۔ امید ہے آج رات اچھی خاصی رقم ہاتھ آئے گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اسے ساتھ لا کر میں نے غلطی کی تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہماری کار منزل کے قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے سیٹ کے نیچے ہاتھ لے جا کر وہاں سے ایک پسٹل نکالا اور نال سے پکڑ کر راجو کی طرف بڑھایا۔ یہ رکھ لو تم۔ اس نے پستول لے کر ہاتھوں میں گھمایا، پھر دستے پر ہاتھ جما کر بولا، خوبصورت چیز ہے لیکن ہے خاصا چھوٹا۔ صرف دیکھنے میں چھوٹا ہے، میں نے کہا، لیکن کام میں بہت بڑا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھو، اسے انتہائی مجبوری کے وقت استعمال کرنا، صرف اس وقت جب کوئی تمہیں یا مجھے شوٹ کرنے لگے، ورنہ یاد رکھو قتل سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ جس قدر ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تھوڑی دیر بعد ہم منزل پر پہنچ گئے۔ میں نے کار ڈاکٹر کے مکان سے 50 قدم دور اندھیرے میں کھڑی کر دی اور چابی اگنیشن میں چھوڑ کر باہر آ گیا۔ دوسری طرف سے راجو بھی باہر آ گیا۔ دروازہ زور سے بند نہیں کرنا، میں نے جلدی سے مگر دھیمی آواز میں کہا، بلکہ بند ہی نہیں کرنا، چند منٹ کی تو ساری بات ہے۔ اس نے قدرے برہمی سے میری طرف دیکھا۔ میں یہ بات جانتا ہوں شرف استاد۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اس کے علاوہ جو کچھ میں نے بتایا ہے اسے یاد رکھنا۔ ہم اطمینان سے چلتے ہوئے آگے بڑھے۔ مکان کے اندر تاریکی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اندر کسی کی موجودگی کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بات کی پوری تحقیق کر لی تھی کہ مکان کے اندر کوئی ملازم یا چوکیدار نہیں تھا۔ یہ بات بھی یقینی تھی کہ ڈاکٹر آدھی رات سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ چار دیواری پھاند کر ہم لان میں کودے اور 1 منٹ بعد میں مقررہ کھڑکی کے قریب پہنچ کر رک گیا اور راجو سے کہا، ہم اس کھڑکی کے راستے اندر جائیں گے۔ اندر 10 منٹ پورے ہونے سے پہلے اسی راستے سے باہر نکل جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ توڑ کر بولٹ کھولا اور دوسرے ہی لمحے ہم اندر کود گئے۔ فرش پر پیر لگتے ہی میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں نے پینسل ٹارچ روشن کی اور جلدی جلدی سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ اسٹڈی روم تھا۔ دیوار پر فریم اور کتابوں کے ریک آویزاں تھے۔ شاید کسی فریم کے پیچھے تجوری چھپی ہو۔ تم دوسرے کمرے میں جا کر دیکھو، میں نے سرگوشی میں راجو کو مشورہ دیا، اور یاد رکھو زیور اور نقدی کے سوا کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس نے سر ہلا دیا اور کھلے دروازے سے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ مکان پرانی طرز کا بنا ہوا تھا۔ فرنیچر بھی خاصا بھاری اور پرانا تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے تھوڑی ہی دیر بعد تجوری مل گئی اور میں نے اسے کھولنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ اب اسے جلدی جلدی خالی کرنا تھا۔ اس کام کے لیے میرے پاس کم سے کم 5 منٹ تھے اور یہ کافی سے زیادہ تھا۔ میں نے پینسل ٹارچ سے تجوری کے اندر روشنی ڈالی۔ وہاں ایک طرف تو نوٹوں کی گڈیاں رکھی تھی اور دوسری طرف خاکی رنگ کے لفافے رکھے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق ان لفافوں میں پرائز بانڈ تھے۔ میں نے ان تمام لفافوں کو نقدی سمیت کپڑے کے تھیلے میں منتقل کر دیا۔ لفافے اٹھانے کے بعد ان کے پیچھے زیورات کے ڈبے ترتیب سے رکھے نظر آئے۔ میں نے انہیں بھی اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ اس دوران میں سوچتا رہا کہ راجو دوسرے کمرے میں کیا کر رہا ہے، اسے اتنی دیر میں واپس آ جانا چاہیے۔ اچانک کمرے کی لائٹ جل اٹھی۔ میں جہاں تھا وہیں کھڑا ہو گیا۔ یہ توقع کے بالکل خلاف ہو گیا۔ میں وہیں کھڑا الو کی طرح آنکھیں جھپکانے لگا۔ خوب، بہت خوب، کسی نے خشک لہجے میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج پارٹی میں نہ جانا فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ میں نے پلٹے بغیر کھڑکی کی طرف کھسکنے کی کوشش کی، لیکن اس اجنبی اور کرخت آواز نے میرے پیر جکڑ لیے۔ اپنی جگہ پر کھڑے رہو ورنہ شوٹ کر دوں گا۔ میں آہستہ سے پلٹا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ لمبے قد کا صحت مند آدمی تھا۔ اس کے بال جزوی طور پر سفید تھے اور عمر 50-55 سے کچھ اوپر معلوم ہوتی تھی۔ یقیناً وہ ڈاکٹر تھا جس کے گھر میں ہم اس وقت موجود تھے۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور انداز ایسا تھا جیسے آپریشن کرنے کے لیے نشتر پکڑ رکھا ہو۔ اس کی خود اعتمادی نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس نے کہا، ورنہ میں بلا تاخیر گولی چلا دوں گا۔ وہ اس دروازے پر کھڑا تھا جس میں تھوڑی دیر پہلے راجو اندر داخل ہوا تھا۔ وہ مجھے گھورتا ہوا آگے بڑھا، سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کے قریب گیا، ریسیور اٹھا کر نیچے رکھا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کی نظر میری طرف بھی تھی اور فون کی طرف بھی۔ اب پستول اس کے بائیں ہاتھ میں تھا۔ راجو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ہوشیاری اور حاضر دماغی سے کام لے تو ڈاکٹر کو اپنے بس میں کرنا مشکل نہیں۔ میں بالکل خاموش کھڑا تھا۔ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
बचाव का सारा दारोमदार राजू पर था, लेकिन वो न जाने किस कोने में जा घुसा था। फिर बैक वक्त दो बातें हुई। डॉक्टर ने रिसीवर में पुलिस कहा और पर्दे के पीछे मुझे राजू के पैर नजर आए। वो बिल्कुल साकित खड़ा था, न जाने वो क्या सोच रहा था। हालांकि वो पीछे हमला करके डॉक्टर को आसानी से गैर मुसल्लह कर सकता था। डॉक्टर फोन पर कह रहा था, मेरे मकान में चोर घुस आया है, मैंने उसे शूट कर दिया है, मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। उसने मेरी बीवी को शायद कत्ल कर दिया है, वो बिल्कुल बेहरकत पड़ी है। ये सुनते ही मेरे औसान खता हो गए। शायद राजू ने डॉक्टर की बीवी को हलाक कर दिया था और उसने मुझे कत्ल करने का फैसला कर लिया था। मुझे फौरन कुछ करना था, लेकिन राजू वहां होते हुए भी खामोश क्यों खड़ा था? क्या उसने सुना नहीं था कि डॉक्टर मुझे कत्ल करने वाला था? मुझे ठंडे पसीने आने लगे। मैं पूरी जिंदगी में ऐसी सूरत हाल से दो चार नहीं हुआ था। डॉक्टर पुलिस को अपना नाम बता रहा था और उसकी नजर मुझ पर थी और होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट। फोन बंद करने के बाद वो सीधा खड़ा हो गया। तुम जैसे बदमाशों ने पुरअमन शहरियों की जिंदगी अजाब बना रखी है, उसने कहा। अगर तुम जैसे चोर उचक्कों को मौका पर ही शूट कर दिया जाए तो शायद कुछ अमन हो जाए। राजू ने अभी तक हरकत नहीं की थी, हालांकि वो डॉक्टर के पीछे खड़ा था। वो बगैर किसी दुश्वारी के उसका पिस्तौल छीन सकता था। क्या वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि डॉक्टर मुझे कत्ल कर दे? मरने के लिए तैयार हो जाओ, डॉक्टर ने कहा। तुम्हारी बीवी को मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने बामुश्किल कहा। मुझे मालूम है, डॉक्टर ने लापरवाही से कहा। एक सेकंड में सारी बात वाज़ेह हो गई। वो मुझे कत्ल करने के बाद अपनी बीवी को भी खत्म करना चाहता था। अब सोचने वाली कोई बात नहीं रही थी। मैं तेजी से कालीन पर लुढ़क गया और जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। मेरा निशाना खता नहीं गया। मैंने बिजली की सी तेजी के साथ डॉक्टर की तरफ फायर कर दिया। गोली डॉक्टर के सीने में लगी और वो कराहता हुआ ढेर हो गया। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया। मैंने उसे अजियत से निजात दिलाने के लिए उसके सर पर फायर किया और खिड़की की तरफ भागा। राजू भी मेरे पीछे लपका। मेरे अंदाजे के मुताबिक पुलिस के वहां पहुंचने में अभी चंद मिनट बाकी थे। 2 मिनट बाद हमारी गाड़ी वहां से रवाना होकर करीबी गली में मुड़ रही थी। मैं उस इलाके की गलियों को अच्छी तरह देख चुका था, इसलिए मुझे जाए वारदात से दूर निकलने में कोई दुश्वारी पेश न आई। महफूज फासला तय करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने स्टीयरिंग व्हील को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था और कार की रफ्तार भी खासी तेज थी। मैंने रफ्तार कम की, स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त ढीली की और अपने असाब पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। अब मेरा जहन वाज़े तौर पर सोचने के काबिल हो गया था। राजू खामोश बैठा था। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार भी नहीं थे। उसने मुझे बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, जिसका साफ मतलब ये था कि वो चाहता था कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। गालिबन उसकी नीयत ये थी कि जब डॉक्टर मुझे शूट कर देगा तो वो डॉक्टर को गोली मारकर हलाक कर देगा, फिर सारे माल पर काबिज हो जाएगा। इस ख्याल से मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उसे अपने साथ ले आया। मेरे जरिए उसे खासी बड़ी रकम हाथ आने वाली थी और मैं उसके सामने खासा तजुर्बाकार शख्स था। मैं उसे कामयाबी के गुर समझाता रहा था और वो मुझे उस्ताद कहता था। फिर उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? राजू की इस हरकत ने मुझे दुखी कर दिया। उसे मेरे बारे में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए थी। उस्ताद, उसने कहा, आज तो किस्मत ने बड़ा साथ दिया, वरना आज तो मारे ही गए थे। मैंने सपाट लहजे में कहा, हाँ, बाल बाल बच गए, खासा माल हाथ आया है, उसने कहा। मैं जिस कमरे में घुसा था ना, वहां एक मोटी औरत सो रही थी। मैंने उसका पर साफ कर दिया। शायद वो कोई टैबलेट खाकर सोई हुई थी। वैसे मैंने सोच लिया था कि अगर उसने आंख खोली तो रिवॉल्वर का दस्ता मारकर उसे बेहोश कर दूंगा। तुम्हारा क्या हाल रहा उस्ताद? लाइट जलने तक ठीक ही था, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। वो खासा पुरजोश था, बोला, हाँ, डॉक्टर ने अचानक आकर गड़बड़ कर दी। तुम तो कह रहे थे कि वो किसी पार्टी में जाने वाला था अपनी बीवी के साथ। मैंने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक उसे एक पार्टी में जाना था, शायद किसी वजह से नहीं जा सका। खैर, जो हुआ सो हुआ, मगर मुझे अफसोस है कि मैं बर वक्त तुम्हारी मदद को ना पहुंच सका। मुझे तो फायर के बाद पता चला कि कुछ गड़बड़ है। यकीन करो, मैं दौड़ा चला आया। वो झूठ बोल रहा था, लेकिन मैंने कोई तबसरा नहीं किया। तकरीबन 40 मिनट के बाद हम उस पुराने मकान में पहुंच गए जहां राजू अकेला रहता था। वो मकान उसने किराए पर ले रखा था और अमूमन ऐसे ही कामों के लिए इस्तेमाल में आता था। अंदर पहुंचकर हमने इत्मीनान का सांस लिया और सारा माल एक मेज पर ढेर कर दिया। 2 लाख रुपए नकदी की सूरत में थे और उससे ज्यादा जेवरात थे। खाकी लिफाफे मैंने नहीं खोले थे। राजू उस दौलत को देखकर बहुत खुश हो रहा था।
मुझे यकीन था कि उसने आज तक इतना बड़ा हाथ नहीं मारा होगा। उसके चेहरे पर मुझे लालच और खुदगर्जी नजर आ रही थी। मैं जानता था कि वो क्या सोच रहा था। तुमने बहुत अच्छा काम दिखाया है राजू, मैंने अच्छे उस्ताद की तरह कहा। हालांकि मेरे साथ ये तुम्हारा पहला काम था, लेकिन मैं अंदाजा कर सकता हूं कि तुम माजी में यकीनन किसी अच्छे फनकार के साथ रहे हो। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है शरफ उस्ताद, उसने गरूर आमेज खुद एतमादी से कहा। मैं अकेला भी ये काम कर सकता था। मैंने उसकी तायद करते हुए कहा, हाँ मेरा भी ख्याल यही है। अब भी अगर कोई मुश्किल सूरत हाल पेश आ गई तो तुम उससे निमट लोगे, ठीक है ना? अब क्या मुश्किल पेश आ सकती है उस्ताद, उसने हैरत से कहा। मैंने भी लापरवाही से कहा, कोई भी। मेरा ख्याल है कि मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। उसके लहजे से उलझन आया थी। गोया अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, मैंने कहा। उसने मकारी से मेरी तरफ देखा और उछलकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में मेरा दिया हुआ रिवॉल्वर नजर आ रहा था। तुम ठीक कह रहे हो उस्ताद, मैं तुम्हारी नसीहतों से तंग आ गया हूं। तुमने मुझे कोई नई बात नहीं बताई, सब बेकार बातें हैं। असल चीज हिम्मत और जुर्रत है, जो जुबानी बातों से हासिल नहीं होती। फिर वो रिवॉल्वर सीधा करके बोला, मुझे अफसोस है उस्ताद, मैं मजबूर हूं। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं जानता हूं राजू, ये बात मुझे उसी वक्त मालूम हो गई थी जब तुम पर्दे के पीछे खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर मुझे शूट कर दे। लेकिन तुम उस्ताद बहुत होशियार निकले। अब ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा, जिसका मुझे बहुत अफसोस होगा। मैंने उसकी बात काट कर कहा, हरगिज अफसोस ना करो, और मेज पर हाथ रखकर मैं खड़ा हो गया। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया और सिखाया है उसमें दो बातों की कमी रह गई थी। एक तजुर्बाकार और अच्छे उस्ताद की हैसियत से मेरा फर्ज है कि वो दो बातें भी तुम्हें बता दूं, मैंने कहा। उसने तेज लहजे में कहा, बस बहुत बातें हो गई उस्ताद, और फिर साथ ही उसने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। उसके साथ ही उसके चेहरे पर जबरदस्त बदहवासी नमूदार हो गई, क्योंकि क्लिक की आवाज के सिवा कुछ नहीं हुआ। और फिर वो जल्दी जल्दी कितनी ही बार ट्रिगर दबाता चला गया। मैंने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं दो बातों का जिक्र कर रहा था राजू। पहली बात तो ये कि काम पर रवाना होने से पहले अपने हथियार अच्छी तरह चेक कर लो। उन पर अंधाधुंध एतमाद करना अच्छा नहीं होता। मसलन ये कि तुम्हारे हाथ में जो रिवॉल्वर है ये गोलियों से भरा हुआ है, लेकिन इसकी फायरिंग पिन निकली हुई है। ये मैंने खुद ही निकाली थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम जहानत इस्तेमाल करते हो या नहीं। उसके चेहरे पर मेरी बात से बदहवासी नजर आने लगी। खौफ से उसका जिस्म कपकपाने लगा। मैंने उसकी हालत को नजरअंदाज करते हुए कहा, आखिरी बात ये कि जिसे अपना साथी बनाओ उसके साथ कभी धोखा ना करो, और अगर तुम्हारा साथी धोखा करे तो उसे कभी माफ ना करो। ये मेरा आखिरी और अटल असूल है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि उस्ताद और शागिर्द में क्या फ़र्क होता है। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर मेरे रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली ने उसे कुछ कहने की मोहलत नहीं दी।